हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। देखिए, हम लोग वैदिक काल चैप्टर पढ़ रहे हैं और वैदिक काल के बारे में आज ये लास्ट चैप्टर होगा, ये लास्ट इंट्रोडक्शन होगा। इसको ख़त्म करने के बाद हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव इसका करा देंगे और आगे हम लोग मगध की ओर चलेंगे लोग कि मगध पे कौन कौन सा वंश कार्य अपना ये किए थे लोग, कौन कौन सा वंश अपना राज्य किए, उस पर राज किया था मगध पे। ठीक है, तो देखिए हम लोग जैसे वैदिक काल में तो हम लोग को आप लोग को हम समिति जो था 3 समिति वो बता दिए थे, तो इसमें और जनपद के बारे में कुछ बता दिए थे। ठीक है कि वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई क्या बोला जाता है, ग्रामीण बोला जाता था, जो आगे चलकर जनपद का रूप ले लिया। ठीक है, देखिए वैदिक काल में जब लोहे का खोज हुआ, ये वाला वैदिक काल आगे के वीडियो, जब वैदिक काल में लोहे का खोज हुआ था तो उस समय जो वैदिक काल का अर्थव्यवस्था था, क्या अर्थव्यवस्था, जो पशुपालन का अर्थव्यवस्था था, वो आगे चलो किस पे थी आधारित हो गया, कृषि पर आधारित हो गया। जैसे यहाँ पे है ना कि वैदिक काल में लोहे की खोज होने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा। ठीक है, जब वैदिक काल में लोहे का खोज हुआ था तो कृषि और अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, तेजी से परिवर्तन होने लगा। और जो ग्रामीण सभ्यता था वो धीरे धीरे जो कहाँ चला गया, नगरीय सभ्यता में चला गया। मान लीजिए कोई चीज़, अगर कोई गांव है वहाँ पे फैक्ट्री खुल जा रहा है, तो फैक्ट्री खुल जा रहा है तो समझिए कि वहाँ पे बहुत सारे मजदूर होगा लोग, तो मजदूर लोग के पान सिगरेट हजूर खाने के लिए वहाँ पे दुकान चाहिए, तो दुकान खुल जाएगा। उन लोग को आने जाने के लिए क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी बन जाएगा। गाड़ी को आने जाने क्या चाहिए, सड़क चाहिए, तो सड़क बन जाएगा। ऐसे ऐसे विकास होता है। तो वहीं वैदिक काल में जब लोहे का खोज हुआ था तो उसका जो पशुपालन, जो उसका कृषि और अर्थव्यवस्था था, क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगा। और ये बढ़ने के कारण जो ग्रामीण सभ्यता पहले था और आगे चलो किस में बदल गया था, नगरीय सभ्यता में बदल गया था। ठीक है, और ये जनपद आगे चलकर, जब लोहे का विकास हुआ था तो ये जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। कौन सा रूप ले लिया, महाजनपद का रूप ले लिया। ठीक है, देखिए महाजनपद काल, जो महाजनपद काल होता था, सिंधु सभ्यता का दूसरी नगरीय सभ्यता था। यानी सिंधु सभ्यता पहले नगरीय सभ्यता थी और दूसरा नगरीय सभ्यता कौन था, तो महाजनपद काल था। कौन था, तो महाजनपद काल था। ठीक है, देखिए महाजनपद काल जो है ना, भारत में कुल कितने महाजनपद है, भारत में कुल 16 महाजनपद है। भारत में कुल कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है। और इनकी चर्चा जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अंगुत्तरा एक पुस्तक है, उसमें किया गया है कि महाजनपद में 16 ये 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्या था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। लेकिन आगे चलकर मगध पे भी अधिकार कर लिया गया। और ये वैदिक काल में जो टैक्स लेते थे ना, कर लेते थे, उसको बलि कहा जाता था। ये बलि जो हम लोग जैसे देवी देवता के आगे जो पशु को बलि देते हैं, काटते हैं, जिसको बलि बोला जाता है, वहीं उस टैक्स को उस समय वैदिक काल में क्या बोला जाता था, बलि बोला जाता था। देखिए वैदिक काल में 4 प्रकार के मीठभांड होते थे। कितने प्रकार के मीठभांड होते थे, 4 प्रकार के मीठभांड थे। एक धूसर मीठभांड, एक लाल मीठभांड, एक काला मीठभांड, एक मिश्रित मीठभांड। देखिए जो धूसर मीठभांड होता था ना, वैदिक काल में काफ़ी प्रचलित मीठभांड था और इस पे चित्र भी बनाया जाता था। उस मीठभांड पे चित्र भी बनाए जाते थे, इसलिए उस मीठभांड को चित्रित मीठभांड भी कहा गया था। ठीक है, और जो मिश्रित मीठभांड होता है वो काला और लाल, ये दोनों को मिलाकर जो मीठभांड यानी गाढ़ा मन का बनाया जाता था, उसे मिश्रित मीठभांड कहा गया था। क्या कहा गया था, मिश्रित मीठभांड कहा गया था। देखिए हम आप लोग से एक बात बोले, जैसे पढ़ने के लिए ना कंटिन्यूटी यानी बनना चाहिए। जैसे एक हवाई जहाज को उड़ने के लिए, ऊपर आसमान में जाने के लिए, वो अपना पूरा दम झोंक देता है। जब वो रनिंग करता है तो पूरा दम झोंक देता है रनिंग करने में, तब वो जब अपना पूरा औकात लगा देता है रनिंग करने में, तो वो क्या करता है, उड़ जाता है। वैसे ही स्टूडेंट है, जब आप लोग अपना पूरा औकात लगा दीजिएगा पढ़ने में, तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जो एग्ज़ाम आप लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे। लोग सब एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, सब जितना भी एग्ज़ाम होगा, अगर आप अच्छे ढंग से ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे लोग यज्ञ के बारे में। किसके बारे में, यज्ञ के। कहते वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। एक अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजश्रेयी यज्ञ। देखिए अश्वमेघ यज्ञ ये ऐसा यज्ञ है जिसमें राजा क्या करते थे, अपने घोड़े को पूजा करवा के, यज्ञ करवा के वो छोड़ देते थे।
घोड़े के यज्ञ करवा के क्या करते थे, छोड़ देते थे। वो घोड़ा जहाँ तक जाता था ना, वो जगह, वो एरिया किसका हो जाता था, राजा का हो जाता था। लेकिन जो अगर कोई घोड़ा को रोक लेता है रास्ता में तो राजा उसे युद्ध करता था, और युद्ध करने के बाद वो क्या करता था, वो पूरा राज ले लेता था। ठीक है। और ये वाजपेयी यज्ञ, देखिए वाजपेयी यज्ञ ये है, इसमें राजा अपने शक्ति को दिखाता था कि मेरे पास ये है, वो है, ये बंदूक है, ये हथियार है। जैसे हम लोग 15 अगस्त में देखते हैं ना कि जितने भारत सरकार होती है, गवर्नमेंट सरकार होती है, अपने शक्ति दिखाती है। कोई सैनिक जो होते हैं अपने कर्तव्य दिखाते हैं, मैंने टैलेंट दिखाते हैं। बाइक पे कोई स्टैंड मार के उसमें दिखाया जाता है कि भारत के पास ये गन है, ये बम है, ये सब दिखाया जाता है। वैसे ही इसमें क्या है, वाजपेयी यज्ञ में है कि राजा अपने सभी शक्तिशाली शक्ति आपने दिखाता था, और रथ जो होते उसका रेस को लगवाता था। ठीक है। राजश्रेय यज्ञ, देखिए राजश्रेय यज्ञ में ये होता था, जब राजा अपना राज्य अभिषेक करता था ना, तो अपना एक यज्ञ कराता था जिसको क्या बोला जाता है, राजश्रेय यज्ञ। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का खोज अंतरखेड़ी जगह से हुआ था, तो उस समय जो कृषि का आधार था यानी अर्थव्यवस्था था, वो किस पे था, पशुपालन पे। और जैसे ही लोहे का खोज हुआ, वो धीरे धीरे कहाँ चला गया, कृषि पे चला गया। कहाँ चला गया, कृषि पे चला गया। देखिए उत्तर वैदिक काल में जब अंतिम कृषि, वैदिक काल में कुछ पृष्ठ दर्शन दिए गए हैं। वैदिक काल में कुछ किताबें भी लिखी गई थी, और कौन कौन लिखा था वो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे लोग। देखिए वैदिक काल में हम लोग को 6 किताबें लिखी गई है। वो 6 किताब हम लोग पढ़ते हैं ना। सांख्य दर्शन, जो सांख्य दर्शन था वो किसने लिखा था, कपिल। तो देखिए कैसे याद करेंगे, सांख्य दर्शन यानी संख्या। तो कपिल देव एक क्रिकेटर थे, तो वो छक्का मारते थे। तो छक्का मारते थे किस में है, संख्या में ना मारते थे, छक्का संख्या में। तो सांख्य दर्शन कपिल देव। ठीक है। देखिए व्यायाम दर्शन, व्यय दर्शन क्या है, व्यय दर्शन। तो व्यय दर्शन कौन इति हुए थे, तो गौतम बुद्ध। गौतम किसने, गौतम बुद्ध या गौतम लिखे थे। व्यय दर्शन किसने लिखा था, गौतम ने लिखा था। ठीक है। अब ये योग दर्शन, योग दर्शन जैसे बाबा जी थे, पतंजलि के बाबा जी, तो योग कराते थे ना, व्यायाम योग कराते थे। तो योग दर्शन आएगा तो पतंजलि ने लिखा था। कौन ने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था। और वैदिक दर्शन किसने लिखा था, कनाद ने लिखा था। वैश्विक दर्शन किसने लिखा था, कनाद ने लिखा था। और उत्तर मीमांसा वदरायण ने लिखा था, और पूर्वी मीमांसा जैमिनी ने लिखी थी। देखिए कहने का मतलब कि उत्तर मीमांसा जो है, उत्तर मीमांसा को किसने लिखा था, वदरायण, और पूर्वी मीमांसा को जैमिनी। किसने लिखा था, जैमिनी ने लिखा था। ठीक है। ये वीडियो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का ये जो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल इसमें ख़त्म हुआ, और हम इसके क्या करेंगे, आप लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना के डाल देंगे। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके अपना नोट्स बनाते रहिए। जैसे जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, मेरे मेहनत का भी आप लोग को फल का प्रतिक्रिया दीजिए लो, लाइक भी कीजिए लो, शेयर भी कीजिए लो, और सब्सक्राइब भी कीजिए लोग, ताकि मेरा भी मनोबल ना टूटे और आप लोग को वीडियो बना के हम देते रहें। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लो, और अपना नोट्स बनाते रहिए लो।